हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ और आप सबके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की कुछ क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। जो सेकेंड ईयर बीएससी का जो जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चंस को अपने स्क्रीन बोर्ड पे दे रखा हूं। इन सब क्वेश्चंस के अंदर ही आपके एग्जाम के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए इन सब क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस विथ आंसर्स। ये 100% हमारी गारंटी है कि अगर आप इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करेंगे तो यकीनन आप पास हो जाएंगे। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग जेनेटिक्स के कुछ, जो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 4 रोल्स ऑफ नर्सेस इन जेनेटिक्स। आखिर जेनेटिक्स का हमारे एज ए नर्स होने के नाते आखिर जेनेटिक्स में हमारा रोल क्या रहेगा। तो आप देखे होंगे कि जो बच्चा पैदा होता है, कुछ परसेंट जो हैंडीकैप्ड होता है, चाहे वो हाथ से हो, चाहे हैंड से हो, चाहे लेग से हो। किसी का नाक कटा हुआ होता है, किसी का लिप कटा हुआ होता है, किसी का कान कटा हुआ होता है और किसी का जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है। तो इन सब जेनेटिकली जो प्रॉब्लम होता है, फिजिकली हो या मेंटली हो या सेक्सुअली हो, जो भी प्रॉब्लम होता है, तो इन सब चीज को करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। और जेनेटिक टेस्टिंग में हमारा एज ए नर्स क्या रोल रहना चाहिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला नंबर आपको दिख रहा होगा, फॉलो अप ऑन पॉजिटिव न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू क्लाइंट्स विद पॉसिबल जेनेटिकली रिलेटेड कंडीशंस। हम लोग जो है पेशेंट को फॉलो अप करवाएंगे, मतलब अगेन एंड अगेन आने के लिए उसको बोलेंगे और जेनेटिक टेस्टिंग करवाएंगे, ताकि हर एक महीने जो है उसका जो बेबी होगा, एम्ब्रायो जो होगा, उनमें पता यह चलेगा कि क्या डेवलप हो रहा है। एनी डिजीज कंडीशन इज डेवलप्ड इन द एम्ब्रायो, यू कैन आइडेंटिफाई बाय द जेनेटिक टेस्टिंग। और इंटरव्यू करेंगे हम लोग क्लाइंट्स के साथ कि आपको आना है, इसका टेस्टिंग करवाना है, ताकि कोई अगर डिसऑर्डर्स क्रिएट होने लगे बच्चे में तो उन चीजों का हम लोग पता लगाएंगे। इसीलिए जहां तक हो सके जेनेटिकली रिलेटेड कंडीशंस को पता लगाने के लिए हम लोग फॉलो अप करवाएंगे पॉजिटिवली न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए। नाउ सेकेंड नंबर इज असेसिंग द क्लाइंट एंड फैमिलीज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड फैमिली फंक्शनिंग। चलिए दोस्तों, तो आप स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। इन लिस्ट फॉर इम्पैक्ट्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑन फैमिलीज। इम्पैक्ट्स मीन्स होता है प्रभाव। आखिर जेनेटिकली जो डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसका फैमिलीज पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग गांव घर में देखे होंगे, या फिर जेनेटिकली जो डिसऑर्डर्स होता है फिजिकली या मेंटली या सेक्सुअली, आप देखे होंगे कि आखिर उसका घर पे प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे अगर कोई हैंडीकैप्ड है, चाहे वो हैंड से हो या लेग से हो, तो लोग उनको किस नजरिए से देखते हैं। तो उन सब इम्पैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर उसका कोई हैंडीकैप्ड होना फिजिकली हो या मेंटली हो या सेक्सुअली हो, उसका हमारे फैमिलीज पर, उनका फैमिलीज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है आपका, डिप्रेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड इफ द चाइल्ड इज मेंटली रिटार्डेड। अगर जो चाइल्ड होगा वो मेंटली अगर वो पैदा हुआ है तो फ्यूचर के लिए अपने उस फैमिली में हमेशा फ्यूचर के लिए उसको टेंशन लगा रहता है कि आखिर ये हैंडीकैप्ड हुआ है तो इसको कैसे पालेंगे, ये पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, मतलब उसके बारे में हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। ये जेनेटिकली डिसऑर्डर्स के लिए ये सब इम्पैक्ट है। सेकंड है फीलिंग ऑफ बर्डन ऑन द फैमिली एंड ऑन द सोसाइटी। वो अपने आप में यह महसूस करेंगे, एक बोझ महसूस करेंगे अपने, दैट द डिजीज इज हेरिडेटरी। अगर जेनेटिकली डिसऑर्डर्स अगर होगा बच्चा पैदा, तो उसको एक फेयर लगा रहेगा, एक डर लगा रहेगा कि ये लीक ना हो जाए फैमिलीज के बाहर की सोसाइटी में कि
इनका जनरेशन जो है, जनरेशन टू जनरेशन होता रहे, तो इसके मैरिज पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, शादी ब्याह में भी प्रॉब्लम हो सकता है कि इनका शादी के लिए भी ये जो है कहेंगे कि नहीं उसका जेनेटिकली ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है अगला जनरेशन जो जाएगा तो उसमें भी ये डिसऑर्डर्स हो सकता है। इसीलिए फेयर हमेशा लगा रहेगा। द अफेक्टेड चाइल्ड मे फेस प्रॉब्लम्स विथ हिज हर पीयर्स एंड प्लेमेट्स। जो अफेक्टेड चाइल्ड है, जो बच्चा ने जन्म लिया है डिसऑर्डर्स, जेनेटिकली डिसऑर्डर्स, वो बच्चा को हमेशा वो डर, हमेशा वो प्रॉब्लम होता है, वो हमेशा वो प्रॉब्लम को फेस करेगा। उसके क्लासमेट से लेकर के उसके जो साथी हैं, उनके जो सहपाठी हैं, उन फ्रेंड्स के बीच में वो अपने आप को गिल्टी फील करेगा, अपने आप में एक प्रॉब्लम फेस करेगा कि इन सब के साथ मैं कैसे रहूं, क्योंकि अचानक कोई भी कह सकता है कि तुम तो हाथ से लूले हो, तुम पैर से लंगड़े हो, ये ऐसे हो, तुम्हारा नाक ऐसा है, तुम्हारा ओंठ कटा हुआ है। तो इन सब चीजों से वो फेस करते हैं। ये है जेनेटिकली इम्पैक्ट्स, जेनेटिक इम्पैक्ट्स के इफेक्ट। देयर मे बी मैरिटल प्रॉब्लम्स, यहाँ शादी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्योंकि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो बच्चे में, वो बच्चा वो शादी को लेकर के भी वो क्या होते हैं डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर्स ये बताता है कि लोगों में एक फीलिंग ऐसा आता है कि इनसे शादी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। द अफेक्टेड पर्सन में डेवलप अ सोशल फोबिया। जो अफेक्टेड पर्सन है उसमें, जैसे उसका पेरेंट्स है, उसको समाज में एक सोशल फोबिया मतलब डर, फोबिया मीन्स हो गया डर, तो एक डर लगा हुआ रहेगा अपने समाज में कि कोई उसे कह ना दे कि तुम्हारा तो जन्म, तुम्हारे बच्चे का तो, तुमने तो ऐसा बच्चे को जन्म दिया है, तुमने तो ऐसा बच्चे को पैदा किया है। तो इन सब चीज का अपने सोशल में एक डर लगा रहता है। द जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए चाइल्ड बिकम्स अ फिनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली। जो जेनेटिकली डिसऑर्डर्स वाला जो बच्चा होता है, वो क्या होता है, एक फैमिली में बर्डन बन जाता है, एक बोझ बन जाता है, क्योंकि सबके लिए वो टेंशन बन जाता है कि वो कैसे उसको हम लोग पालन पोषण करेंगे, उसका खान पान कैसे करेंगे, क्योंकि वो डिसेबल होता है। तो उनके पीछे कोई ना कोई किसी को रहना पड़ेगा, एक मेंबर्स को रहना पड़ेगा। जैसे अगर लेग से है तो उसको उठाना बैठाना ले आना इधर उधर, तो उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए फैमिली में एक क्या हो जाता है, बर्डन बन जाता है, एक बोझ बन जाता है। ये है जेनेटिक इम्पैक्ट्स। थैंक यू। Now, the third number is assessing needs and interactions in clients and families affected by genetic disease. जो जेनेटिकली जो जेनेटिक डिजीज से अफेक्टेड होगा फैमिलीज मेंबर्स, उनके बीच का जो इंटरेक्शंस होगा, तो उन चीज को हम लोग एसिस करेंगे, उन चीज को हम लोग एग्जामिन करेंगे। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मैनेजिंग एंड इवेलुएटिंग स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग प्रोग्राम्स। हम लोग जो है एक एज ए नर्स हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे, इम्प्लीमेंटिंग करेंगे और मैनेजिंग करेंगे और इवेलुएट भी करेंगे कि स्क्रीनिंग के लिए, टेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए कि कौन सा प्लानिंग करना है जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए। फिर है प्रोवाइडिंग हेल्थ टीचिंग एंड एजुकेशन रिलेटेड टू जेनेटिक्स। हम लोग जो है हेल्थ एजुकेशन के बारे में टीच करेंगे, प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, कि हम लोगों को कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये जेनेटिकली कैसे आखिर ये डिसऑर्डर्स होता है। तो हेल्थ एजुकेशन देंगे, हेल्थ के लिए हेल्थ के बारे में हम लोग बताएंगे। पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक एजुकेशन अबाउट जेनेटिक्स। हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे पब्लिक एजुकेशन देने के लिए, मतलब पब्लिक जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, कम्युनिटीज में जाएंगे, कहीं सेमिनार लगाएंगे, कहीं जो है एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ लोगों को समझाएंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो इन सब में हमारा रोल रहेगा। एज ए नर्स वी हैव टू डू लाइक दिस वन, असेसिंग द क्लाइंट्स फैमिलीज। चलिए दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड पे। डिफाइन माइटोसिस। माइटोसिस को जानने से पहले हम लोग बेसिक चीज जानते हैं कि हमारे बॉडी में सेल डिवीजन, माइटोसिस क्या है, एक सेल डिवीजन की क्रिया है। तो हमारे बॉडी में दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। सबसे पहला है सोमेटिक सेल डिवीजन,
दूसरा है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। तो पहले बता दें कि सोमेटिक सेल डिवीजन अकर्स इन माइटोसिस, मीन्स माइटोसिस की क्रिया जो है सोमेटिक सेल डिवीजन में होती है। और रिपोर्टिव सेल डिवीजन अभी हम लोग मियोसिस में पढ़ेंगे, इसलिए पहले सोमेटिक के बारे में जानते हैं, मियोसिस बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सोमेटिक सेल डिवीजन जो होता है वो दो फेज में कंप्लीट होता है, एक इंटरफेज और एक एम फेज। ये इंटरफेज जो है, और एक चीज जान लीजिए कि सोमेटिक सेल डिवीजन जो है सेल साइकिल को कंप्लीट करने में 24 आवर्स का समय लगता है। सोमेटिक सेल डिवीजन को होने में 24 आवर्स का समय लगता है। उन 24 आवर्स को हम लोग G1, ये इंटरफेज G1, S, G2 और M, लास्ट में M फेज। तो G1 में क्या होगा, S में क्या होगा, G2 में क्या होगा और M फेज में क्या होगा, ये सोमेटिक सेल डिवीजन का है। तो फाइनली अगर इसको हम लोग एक सीक्वेंस देंगे तो G1 S फेज, G2 फेज, देन माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब यह सेल डिवीजन यहां हो जाएगा कंप्लीटली, तब बनाएगा साइटोकाइनेसिस, मींस न्यू सेल्स का निर्माण हो गया, साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग जान लें G1 में क्या होगा। तो ये G2 फेज तक, जो G1 है, S फेज है और G2 फेज है, इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, ओनली सेल ग्रो होगा, उसमें सेल ऑर्गेनल्स में रेप्लिकेशन होगा और जो एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, उनका सिंथेसिस होगा। ये टोटली जो है सिर्फ नॉन डिवाइडिंग सेल में होता है। और ये माइटोसिस हो गया, इसका मतलब कि सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन हो गया। तो हम लोग जानते हैं पहले G1 के बारे में। G1 फेज में क्या होगा, G1 में क्या होगा पहले बता दें हम। मेटाबॉलिकली जो है ये एक्टिव होता है इंटरफेज के बाद, जो G1 फेज कहलाता है। G1 फेज में सेल ग्रोथ होगा, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होगा, मतलब सेल का जो है ऑर्गेनल्स है वो डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि सेल पेरेंट सेल है, ये टूटेगा तो हर एक चीज को पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा, फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये पेरेंट सेल डिवीजन करेगा जब, तो टू डॉटर सेल्स बनाएगा। तो सेल G1 फेज में जो है सेल ग्रोथ होगा, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होगा, जो 8 to 10 आवर्स का ड्यूरेशन लेगा, जो 8 to 10 आवर्स का ड्यूरेशन लेगा। दूसरा हम लोग जानते हैं एस फेज। एस में क्या होगा, सिंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, सिंथेसिस ऑफ मींस डीएनए का फॉर्मेशन यहां पे होगा, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल चाहिए। इस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंथेसिस अगर नहीं होगा तो इसमें डीएनए कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, इसीलिए सिंथेसिस होना जरूरी है, जो अबाउट 8 आवर्स का ड्यूरेशन लेगा। और अब G2 फेज, G2 में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स, और इसमें एक चीज कंप्लीटली हो जाएगा, जो सेंट्रोसोम इज कंप्लीट, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स, कंप्लीटली हो जाएगा इसमें।
जो टाइम कितना लेगा 4 to 6 आवर्स का ड्यूरेशन लेगा। अब है जी जीरो जो है वो जीरो, क्योंकि G1 है G2 है तो G0 है, ये सेल एग्जिट होता है। सेल इट इज द एग्जिट फॉर्म ऑफ सेल साइकिल, मीन्स नॉन डिवाइडिंग, यहां से एग्जिट हो जाते हैं। मतलब ये है कि इट इज द फॉर्म सेल एग्जिट, सेल साइकिल, एग्जिट सेल साइकिल, एग्जिट सेल साइकिल। मतलब यहां से डिवीजन की क्रिया नहीं होगी, इतना में डिवीजन की क्रिया सेल में नहीं होगी, तो G0 से जो है ये एग्जिट कर जाएंगे सेल में। अब इंटर करेंगे हम लोग M फेज में। अब M फेज में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, मीन्स माइटोसिस। माइटोसिस की क्रिया में ही तो होता है ना डिवीजन। तो माइटोसिस M फेज में जो है सेल जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म जो है डिवीजन होगा और फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, जिसमें से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा। तो अब इसका हम लोग डिफिनेशन लेते हैं। तो अब हम लोग बेसिकली सब जान गए कि सोमेटिक सेल डिवीजन में ही माइटोसिस, सोमेटिक सेल डिवीजन में मीन्स सोमेटिक सेल जो हमारा बॉडी का सेल है उसी में माइटोसिस की क्रिया होती है, और इस क्रिया में पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है। मतलब अपना ही जो क्रोमोसोम्स इसकी संख्या है, अपने डॉटर्स को भी, जैसे 46 अगर ये क्रोमोसोम्स की संख्या है तो 46 इसमें भी होगा, 46 इसमें भी होगा। अगर इसका पेयर्स में लेंगे तो 23 पेयर्स होगा, इसका भी 23 पेयर्स होगा, इसका भी 23 पेयर्स होगा। अब M फेज अगर लेंगे तो अब इसमें M फेज मीन्स ये जो फेज जो कंप्लीट होने जा रहा है, तो M फेज कंप्लीट होगा 4 फेज में, 4 स्टेज में। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकेंड है मेटाफेज, और एनाफेज एंड टेलोफेज तो हम लोग सबसे पहले 2 चीज जान गए थे, ये इंटरफेज है या माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज अब 4 स्टेज में पूरा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो बेसिकली 2 मार्क्स के लिए इतना ही एनफ है। तो इसका डिफिनेशन अगर हम लोग जानेंगे तो इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है ऑफ इक्वेशनल न्यूक्लियर डिवीजन। ये जो न्यूक्लियर डिवीजन जो हो रहा है इक्वेशनल, 2 बराबर बराबर, इसमें 46 बट रहा है तो 46 मिल रहा है, मतलब इसको डिवीजन मिल रहा है, रिजल्टिंग इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। इसका रिजल्ट यह हुआ कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई हमें अचीव हुआ, दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो जेनेटिकली इसका जो जेनेटिक है वही उसका ट्रांसफॉर्म हुआ, तो यह है हमारा माइटोसिस। नाउ वी स्टडी अबाउट माइटोसिस and now we explain about the mitosis in briefly. So there are 2 types of cell division in cell cycle. There are 2 types of cell division. First is somatic cell division and second is reproductive cell division. In somatic cell division we can say mitosis, and in reproductive cell division we can say meiosis. Somatic cell division in our body cells grow, develop and new cell formation by the mitosis, and reproductive cells division in this egg or ovum and sperm. These 2 cells only divide by the meiosis. Now we study about meiosis. Meiosis is nothing but it is the same like mitosis, but in mitosis diploid cell form.
diploid cell form like 2n is equal to 46 because human chromosomes is 46, but in meiosis it is the half, like 23, but it is same like mitosis, but difference is only one pair of sex chromosomes, one pair of sex chromosomes. In one pair, for female egg 22 plus XX, and male for sperm 22 plus XY. Then during reproduction, when the zygote forms, for example this is the egg and this is the sperm, XX 22 plus XX and 22 plus XY. When it during intercourse, fertilization occurs and form 22 22 44 plus, it will break down X and X, it is break down X and Y. If X is combined with XX, it will forms girls. When X and Y combine and it forms 44 plus XY means boys, girl and boy. So it is the fertilization. After fertilization, zygote formation occurs. Now it is diploid 2n, because now it forms 44 plus sex chromosomes. Now zygote is the diploid, but sex chromosomes is the haploid. So meiosis, the process of special two set न्यूक्लियर डिवीजन. ये भी एक क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है जो टू सेट में होता है. जैसे मियोसिस टू सेट में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड. तो ये टू स्टेप में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस इज रेड्यूस्ड बाय द हाफ. हमने अभी कहा कि उसमें भी 46 अगर होता था माइटोसिस में, तो वो टोटल का टोटल 46 पेरेंट सेल से डॉटर सेल में आता था, टू डॉटर सेल में. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसका हाफ होता है. जैसे 46 था तो 46 को डिवाइड किया तो 23 प्राप्त हुआ, जो हाफ होता है उसका. तो यह है मियोसिस. और माइटोसिस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. माइटोसिस में एक ये भी है कि अगर माइटोसिस में सेल डिवीजन अगर अनवांटेड होता है, अनवांटेड सेल ग्रोथ होता है, तो वह कैंसर, नियोप्लाज्म और ट्यूमर का फॉर्म्स लेगा. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द 4 फेजेस ऑफ माइटोसिस. हमने अभी पढ़ा कि माइटोसिस का 4 फेजेस को, मेटाफेज को, सॉरी 4 फेजेस ऑफ माइटोसिस, एम फेज, जिसको हम लोग एम फेज कहेंगे, माइटोसिस में एम फेज कहेंगे. एम फेज जो है 4 स्टेज में कंप्लीट हुआ था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो यह है हमारा माइटोसिस, जो मियोसिस और माइटोसिस का ये रूप हम लोग पढ़ चुके हैं.